जय हिंद। देखिए, ब्लड के पार्ट 1 के अंदर कल हमने अध्ययन किया था कि ब्लड क्या होता है, इसका स्टोर कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, संगठन के अंदर कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल होते हैं, सभी के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज ब्लड के पार्ट 2 के अंदर हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि ब्लड की जो भी जमने की प्रोसेस है या फिर रक्त के थक्के की प्रोसेस है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्लड की क्लॉटिंग या फिर आप कह सकते हैं कि रक्त का थक्का क्या होता है। जैसे कि मान लो आपकी अंगुली कट जाती है तो उससे रक्त बहने लगता है। यदि हम उसको 2-4 मिनट के अंदर दबा कर रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी पपड़ी जैसी संरचना आ जाती है जिसे हम रक्त का जमना या फिर ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये नहीं कि आप 10-15 मिनट दबाए रखेंगे। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 4 मिनट का होता है। 4 मिनट के अंदर आपके ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और आपका जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो भी प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की वो 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें आपको पहले बता दें फर्स्ट पार्ट के अंदर थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं यानी कि प्लेटलेट्स वो वायु के संपर्क में आती है और वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर उपस्थित जो कैल्शियम आयन होता है इसके साथ क्रिया करता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर 2 प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो कैल्शियम के साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन की क्रिया भी इसके साथ होती है, जिससे थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। जैसे ही थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर जिसका निर्माण होता है, ये फाइब्रिनोजन के साथ थ्रोम्बिन क्रिया करके फाइब्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करता है। जैसे ही फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है उसके बाद में फाइब्रिन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जालीनुमा संरचना यहाँ पर होती है फाइब्रिन की। तो ये जालीनुमा संरचना या फिर फाइब्रिन हमारे शरीर में उपस्थित रुधिराणु जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उनकी सहायता से क्रिया करता है और रक्त का थक्का जमने में सहायक हो जाती है। नॉर्मल भाषा में हम आपको बताएं तो फाइब्रिन की जो संरचना है वो जालीनुमा इस प्रकार से कुछ होती है। यदि आप एक बार सोच के देखें कि जालीनुमा संरचना जहां पर भी आपका जो भी शरीर का हिस्सा है वो कट जाता है तो उसके सामने अगर जालीनुमा संरचना रख दी जाए तो उसमें जैसे कि आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और आपकी जो भी प्लेटलेट्स हो गई वो सारी की सारी यहाँ पर आके अटक जाएंगे, इस जालीनुमा संरचना के अंदर यहाँ पर फंस जाएंगे, जिससे क्या है कि रक्त आगे जा नहीं पाएगा और रक्त की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जो भी रक्त बह रहा है वो धीरे धीरे रक्त बंद हो जाएगा और वहां पर एक सूखी पपड़ी सी जम जाती है जिसे हम रक्त की क्लॉटिंग या फिर ब्लड का थक्का बोलते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम से हम देखें तो कंपटीशन के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं कि रक्त के थक्के जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, कौन सा तत्व है या फिर धातु सहायक होती है, कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें रुधिराणु जो शरीर के अंदर उपस्थित हो थ्रोम्बोसाइट इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमने आपको बताया कि जिसका निर्माण प्लाज्मा के अंदर होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन इसके अंदर सहायक होती हैं। तत्व या धातु की बात करें तो कैल्शियम धातु यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। विटामिन की हम बात करें तो विटामिन के यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। इसकी हम आपको एक बात बता दें, विटामिन के ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है जिसके कारण महिलाएं ज्यादा सुंदर होती हैं। ये रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि विटामिन के का कार्य शरीर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन करना या फिर निर्माण करना होता है। जितना ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण शरीर के अंदर होगा रक्त के थक्के जमने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आपको बता दें जैसे कि शरीर के अंदर रक्त जम जाता है तो उसे हेमरेज नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में हम आपको बता दें कि मस्तिष्क के अंदर बहुत ही पतली नलिकाएं पाई जाती हैं ब्लड प्रवाहित होने के लिए। आपको पता है 120 की स्पीड से रक्त हृदय के पास जाता है और 80 की स्पीड से वापस लौटकर आता है, जिससे क्या है कि इनका प्रेशर बहुत ही अधिक होता है, जिससे कि जो ब्लड की नलिकाएं होती हैं उनके फटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इससे क्या है कि ब्लड की नलिकाएं फट जाती हैं जिससे हेमरेज नामक रोग हो जाता है। यह मस्तिष्क की समस्याओं में देखने को ज्यादा मिलता है क्योंकि मस्तिष्क की जो नलिकाएं
होती हैं वो एकदम बारीक होती हैं, जिससे उनमें रक्त प्रवाह की समस्या के कारण नलिकाएं फट जाती हैं, जिसे ब्रेन हेमरेज नामक बीमारी से नाम से जाना जाता है। ब्रेन हेमरेज नामक बीमारी के अंदर होता क्या है कि दिमाग की जो भी नलिकाएं हैं रक्त प्रवाहित होने की, उनके अंदर रक्त जम जाता है, जिनसे रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता और ब्लड की जो नलिकाएं हैं वो फट जाती हैं, जिसे ब्रेन हेमरेज नामक बीमारी हो जाती है। इसके बारे में बात करते हैं कि एक शरीर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट नामक पदार्थ भी पाया जाता है, जिसका नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन का कार्य इन सभी के विपरीत होता है। जैसे कि इन सभी का कार्य होता है कि ब्लड को जमाना या फिर ब्लड की क्लॉटिंग में हिस्सा लेना। इसी प्रकार से हिपेरिन का कार्य होता है कि इनके विरुद्ध कार्य करना, यानी कि रक्त को न जमने देना। अब हम आपको एक बात बताते हैं, यदि आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर हमेशा इंजेक्शन लगाते वक्त इंजेक्शन के अंदर उपस्थित सारी वायु को बाहर निकाल देता है, और जैसे ही सारी वायु बाहर निकलते है उसके बाद में ही इंजेक्शन लगाता है। ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि उसको पता है कि यदि मैंने शरीर के अंदर वायु प्रवेश करवा दी तो अंदर का जो भी हिपेरिन है वो निष्क्रिय हो जाएगा और वहां पर रक्त का थक्का जम जाएगा, जिससे कि मांस टाइट हो जाएगा या फिर ब्लड अंदर जम जाएगा, जिससे कि सूजन आ सकती है। हालांकि ऐसी मौत जैसी बीमारी नहीं होती, क्योंकि हाथ में जो भी नलिकाएं होती हैं उनकी साइज थोड़ी मोटी होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, मौत नहीं होती। लेकिन यहाँ का जो मांस है वो टाइट हो जाता है, जिससे दर्द होता है। डॉक्टर ये नहीं बोलता आपको, आप उसको जाकर बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो वो ऐसे नहीं बोलता इसमें मेरी गलती है। वो हमेशा यही बोलता है कि आप बर्फ से इसका सेक करें, इससे आराम देखने को मिलेगा। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही हिपेरिन एक्टिव होता है वैसे ही ये सारे निष्क्रिय हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया एकदम नष्ट हो जाती है। और जैसे ही हिपेरिन शरीर के अंदर वायु प्रवेश करती है, हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज बस इतना ही। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्लड के पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाली संतान में किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय